अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास नई एप्लीकेशन आती है, ठीक है। मैंने इसलिए करीब करीब आने को आपको कहा था ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़र आ रहा हो। यहाँ पे हम आते हैं न्यू प्रोजेक्ट। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट ऑन करेंगे तो वो जेटपैक कंपोज जो मॉडर्न टेक्निक है उसको यूज़ करेगा, और उसने पहले से आपके लिए आसानी के लिए कुछ कोड लिखा होता है जो कि एक बिगनर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। उसको हर स्टेप की समझ नहीं आ रही होती, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया उनके लिए आसान होता है। तो हम यहाँ पे जो टेम्पलेट लेंगे जिसमें हम नेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे वो हमारे पास है एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। इसको आप क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाएं। यहाँ पे आप इसको कोई नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ इसको लेक्चर 1, ठीक है। लैंग्वेज, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इसको आप आराम से फिर घर जाके देख सकते हैं। लैंग्वेज कॉटलिन है। यहाँ पे आप एंड्रॉयड का वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट भी है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा वाला मैं यूज़ करूँ, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाता है कि ये मुख्तलिफ वर्जन हैं। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे 21 वर्जन यूज़ करते हैं तो आपके पास तकरीबन 99% इसके यूज़र्स इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतने कम लोगों के पास वो मोबाइल होंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हम लोग इस तक अपने प्रोग्राम को कोशिश करते हैं ऐसे वर्जन पे लेके आएँ कि मैक्सिमम लोग उसको यूज़ कर सकें। एनीवेज़ मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड है नहीं। इधर मैं फ़िनिश कर देता हूँ। एक इशू याद रखें कि जब आप इस पे काम करेंगे तो आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं, वहाँ से लाइब्रेरीज और फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर होता है। अब इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे दी है और इसके अंदर कुछ कोड है जो कि गैर ज़रूरी है। ये कोड क्या है? ये गैर ज़रूरी कोड है। इसमें से मैं कुछ चीज़ें रिमूव करूँगा, बारी बारी आपको समझाता हूँ। ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, हम इन दोनों से अभी फ़िलहाल आपका काम नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस कोड के लिए कुछ लाइब्रेरीज इन्होंने इंपोर्ट की हुई हैं। मेन, जिस तरह हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी है इस कोड में, और इस क्लास के अंदर तमाम प्रॉपर्टीज आ रही है। एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या होती है? आपकी जो मोबाइल की आप ऐप खोलते हैं ना, कोई भी OLX खोल दिया या फेसबुक खोल दिया, जो आपके पास फ्रंट पे जो स्क्रीन आती है इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप मुख्तलिफ स्क्रीन को कहते हैं, ठीक है। इस तरफ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये देखें यहाँ से ये भी अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगी फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। लेकिन आपके पास मेन जो कोड है वो मेन एक्टिविटी का है। मेन एक्टिविटी के अंदर हो रहा क्या है, पहली लाइन के अंदर यहाँ पे हमने एक पेरेंट क्लास ली है ताकि मेरी जो मेन क्लास है उसके अंदर वो तमाम खसूसियात आ जाएँ जो एक स्क्रीन पे एक्टिविटी की होती हैं। उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, मसलन ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, बहुत सारे बिल्ट इन खाली फंक्शन हैं। हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं। हम अगली क्लास के अंदर जब इसका एक लाइफ साइकिल होता है, जब आप कोई ऐप खोलते हैं उसको पॉज करके, बाज़ होता है ना आप काम करें एकदम से व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, आप दूसरे ऐप पे चले गए तो वहाँ पॉज हो जाती है, आप वापस आते हैं वो रिज्यूम हो जाती है। ये एक लाइफ साइकिल है। वो लाइफ साइकिल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दूंगा। लेकिन आज चूँकि बिल्कुल बेसिक लेक्चर है तो उसमें बता रहे हैं कि इस क्लास के अंदर एक फंक्शन मौजूद है ऑन क्रिएट का, जो तब रन करता है जिस वक्त ये स्क्रीन क्रिएट होती है, ये एक्टिविटी क्रिएट होती है, जो ही बनती है वो फंक्शन चलता है। अब वो खाली है तो हमने उसको क्या किया है, हमने उसको ओवरराइट कर दिया है। उस फंक्शन को क्या किया है हमने, क्या पेरेंट से जो फंक्शन ऑन क्रिएट आया है उसको ओवरराइट कर लो और उसकी शक्ल इस तरह, बस इसके अंदर और डेप्थ में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये वो फंक्शन है, इसका नाम है ऑन क्रिएट। इसको हमने ओवरराइट किया। अब ओवरराइट के अंदर इस तरह के पेरेंट के अंदर जो वर्जन है उसमें कुछ ना कुछ कोड तो लिखा होगा, तो हम कहते हैं वो पेरेंट के अंदर जाके ऑन क्रिएट के फंक्शन को रन करो, उसके बाद मेरा वाला ऑन क्रिएट का फंक्शन चला। ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मेन एक्टिविटी,
बनाई आपने, उसके बाद इस फंक्शन को ओवरराइड किया और उसके सुपर को रन कर दिया। उसके बाद वाली लाइन जो है ये इनेबल एज, इसका मतलब ये कि आपकी स्क्रीन एज टू एज हो जाए, लेकिन मुझे अभी इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये पोर्शन जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये व्यू कम्पैक्ट, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी लाइन क्या कर रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा से सुन लें, पहली लाइन एक क्लास क्रिएट कर रही है मेन एक्टिविटी की। ये बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे पास मेन, जैसे वॉइड मेन या होता है, तो ये हमारे पास मेन क्लास होती है। इसके अंदर तमाम खसूसियात आ गई जो बिल्ट इन क्लास है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंपोर्ट हुई है। ये जो लाइट हो गए इसका मतलब वो मैंने कोड डिलीट कर दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बेसिक आपका कोड इस तरह से होता है कि आपने इसको इंपोर्ट इधर करा है, फिर इसके अंदर एक फंक्शन है ऑन क्रिएट का जिसको हम ओवरराइड करते हैं, और उसके अंदर जो ये सेव इंस्टेंस का डेटा है इसकी डेटा टाइप क्या है। अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे किसी फंक्शन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई फंक्शन हमारे पास आ गया, लेट सपोज फंक्शन सम, और इसके अंदर इंटीजर मैं एक्स लेता हूँ, तो एक्स के साथ मैं यहाँ पे लिखता था इंट, एक्स की डेटा टाइप क्या है इंट। इसी तरह यहाँ पे ये बता रहा है कि सेव इंस्टेंस स्टेट एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है क्वेश्चन मार्क। का मतलब क्या होता है कि इस बंडल की वैल्यू नल भी हो सकती है। अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप कहते हैं ना कि कुछ भी हो लेकिन नल भी हो सकती है, तो फिर उसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाए और इसको नल वैल्यू मिल गई तो आपको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इन दो लाइनों की समझ आ गई। तीसरी लाइन में मैंने क्या किया, सुपर किसके लिए यूज होता है, पेरेंट क्लास के लिए। तो इसकी पेरेंट क्लास क्या है, ऐप कॉन्टैक्ट। उसके अंदर ऑन क्रिएट का फंक्शन है जिसको मैं नीचे चाइल्ड में ओवरराइड कर रहा हूँ, लेकिन ओवरराइड करते वक्त मैं कहता हूँ पहले जाके पेरेंट के अंदर जो कुछ लिखा है उसको रन करो, उसके बाद चाइल्ड वाले क्रिएट को रन करो। समझ आ रही है। उसके बाद ये कह रहे हैं सेट, पहला लफ्ज क्या है सेट। ये क्या लफ्ज है कंटेंट। कंटेंट किस चीज को कहते हैं, यूट्यूब का कंटेंट। कंटेंट क्या है मटेरियल जो है। ठीक है, तो कह रहे हैं सेट कंटेंट, जो इस एक्टिविटी के अंदर जो कंटेंट होगा उसका व्यू सेट करो। उसका व्यू क्या है r.layout.activity main। ये बहुत आसान चीज़ है, ये ऐसे जब आप यूज टू होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं रिसोर्सेज। पहली बार प्रोग्राम है, आपको मुश्किल लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाएंगे। जैसे आप किसी नई इंस्टीट्यूट पे आते हैं पहले दिन, तो आपको समझ नहीं आ रहा, अच्छा वही ये तो प्रिंट शॉप कहाँ पे है और 0 पॉइंट कहाँ पे है। और फिर एक सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर के बाद जूनियर्स आए होते हैं, आप उनको फूल कर रहे होते हैं फिर उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 1 साल में यूज टू हो गए होते हैं। इसी तरह आप इस पे भी यूज टू हो जाएंगे। अब ये रिसोर्सेज कहाँ पे है, इसके लिए हम इस लाइन को पूरा समझने के लिए हम थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड। आपको वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ज़रा नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक जूम का हमारे पास टूल होता है, कुछ याद है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसमें सिस्टम का मैग्नीफायर है। हाँ, ये देखें कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ऐप। ठीक है, इसको हम बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अब ठीक है या अब ठीक था? अब ठीक है, चलें इसको मैं खोलता हूँ। इसमें हम आ जाते हैं, ये आप देखें रिसोर्सेज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉटलिन और जावा का कोड है। ये जो आपको मेन एक्टिविटी नज़र आ रही है ये यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके अंदर ये मेन एक्टिविटी यहाँ पे पड़ी है। ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे जो है ना, इधर बहुत सारी चीज़ें, इधर आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हो तब आपको ये नज़र आएगा। ये आपके पास इसी तरह ये आपके प्रोजेक्ट की फाइल है, ये रिसोर्सेज हैं RES। ठीक है, ड्रॉएबल के अंदर हम तमाम तस्वीरें डालते हैं। अगर कोई हमें लेट सपोज लोगो डालना है, कुछ डालना है, उसको हम वहाँ से अपने एक्सप्लोरर से क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली लेआउट्स के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ लेआउट होते हैं। स्क्रीन में कैसे नज़र आना है, स्क्रीन में कोई बटन कहाँ पे होगा, टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस लेआउट फाइल का नाम क्या है यहाँ पे
एक्टिविटी मेन डॉट एक्सेल, और यहाँ पे आप आ जाएं सेट कंटेंट व्यू में, उसने क्या कहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर। यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे लेआउट्स के अंदर जाओ और इस नाम की जो XML फाइल है वो मेरी इस एक्टिविटी का लेआउट डिफाइन कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो XML फाइल मेरे पास बनी होगी उसको मैंने इस लाइन में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं उस XML फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी ये एक्टिविटी लोड होगी इसके साथ यहाँ पे जो मेन XML फाइल मेंशन की हुई है ये फाइल लोड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इसको बंद कर दूँ यहाँ से। तो यहाँ पे उस XML फाइल का नाम है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी XML फाइल बनाता हूँ न्यू करके, और फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ लेआउट फाइल यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट करके उसका कोई और नाम देता हूँ और वो मैं नाम दूंगा तो फिर ये उस फाइल को स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं, ये तो हमने कोड देख लिया है, हम इस कोड में थोड़ी देर बाद आएंगे। ये जब हम एक्टिविटी लेआउट में आते हैं तो ये आपको इस तरह से दिखाता है। ये एरिया फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मैग्नीफायर के थ्रू। यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मसलन टेक्स्ट के अंदर आप आ जाएं तो आपके पास मुख्तलिफ टेक्स्ट के टूल्स हैं जिनको आप ड्रैग करके स्क्रीन पे ला सकते हैं, ठीक है। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ड्रैग करके स्पीड में काम कर सकते हैं और पीछे XML कोड खुद ही बन रहा होगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आप आपके पास बटन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं। इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता देखा जाएगा। ये आपके पास टूल्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी आपकी स्क्रीन बनी है उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है और इसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या लिखा होगा? हेलो वर्ल्ड। तो ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा रहा था, इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये आप देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मल्टीमीडिया पे नज़र नहीं आता, आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा, ठीक है। ये आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो मैं ऐसे करता हूँ, फ़िलहाल मेरा कोड कुछ भी नहीं करेगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको मैं रन करता हूँ। अब आपने थोड़ा सा नेट पे देखना है, इसके अंदर आके आपके पास डिवाइस मैनेजर में आके आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आके एक नई डिवाइस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वर्चुअल डिवाइस होती है, यहाँ पे आपके पास मोबाइल आ जाता है जिसमें आउटपुट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ आप अपना मोबाइल अगर कनेक्ट करें, यहाँ पे ऑप्शन है, इन्होंने लिखा है टू मिरर अ फिजिकल डिवाइस। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें तो वाईफाई से आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लें और अपना लैपटॉप, तो आपके ये जो आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये आपके एकदम से मोबाइल पे आ जाएगा। वो ज़रा फास्ट है क्योंकि ये एमुलेटर जब रन करता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या एरर आ रहा है। डॉट इट लोड हो रहा है, अभी इसको लोड होने दें। अभी एप्लीकेशन चल रही है, जब चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेती है रन करने में। ये एक्टिविटी लोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब जितनी देर में यहाँ पे लोड हो रहा है, अगर आपने फिजिकल मोबाइल लगाया तो बड़ी स्पीड में लोड हो जाएगा। चाहे इसमें कोई ऐप क्रैश हो गई है, दोबारा रन करते हैं। इंस्टॉल हो गई है, ये ऑन हो गई है। हाँ नहीं, ये देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आगे, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, तो ये आपका मोबाइल की स्क्रीन है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर ये ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सादा सी एप्लीकेशन है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं, और ये हेलो वर्ल्ड भी छोटा है। तो मैं ऐसे करता हूँ, आपको पहले हेलो वर्ल्ड को बड़ा करके दिखाता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को हम बड़ा कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे ताकि ये ड्रैग होके साइड पे चली जाए, हमने बंद नहीं करना। एक बार ये लोड होगी फिर ये जल्दी जल्दी मोबाइल को ऑन करेगा, क्योंकि ये आपके पास जिस तरह वर्चुअल मशीन होती है ना, इस तरह एक वर्चुअल मोबाइल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये देखें यहाँ पे 3 आइकन्स हैं, 1 2 3। एक के ऊपर लिखा है डिज़ाइन, एक के ऊपर लिखा है स्प्लिट, और एक के ऊपर लिखा है कोड। जो डेवलपर्स होते हैं वो स्प्लिट को यूज़ करते हैं, जो सिर्फ डिज़ाइनर्स होते हैं डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मसलन मैंने इसको क्लिक किया तो डिज़ाइन मोड में आके आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पे हो सकता है आपको फॉन्ट साइज़ मिल जाए। जैसे ये अब आपके पास हेलो का एट्रीब्यूट है, यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आके देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। हाँ ये तो स्ट्रिंग है, अच्छा उसका यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगी, ये ऑल एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें टेक्स्ट साइज होगा, ऑटो टेक्स्ट है, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इधर जाके काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे वो पीछे बैक एंड पे जाके क्या हो जाएगी, XML के अंदर खुद ही कोडिंग हो रही होगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन अब आपका पेपर जब आएगा तो पेपर में तो आप ये क्लिकिंग नहीं कर रहे होंगे, तो यू नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ XML, जो कि एक परफेक्ट ना भी हो क्योंकि आप लोग पेपर पे काम करोगे, लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो उसको हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं कोड पे। जब कोड को क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास कोड आ गया है, और ये देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये मुश्किल है नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। हर एक स्क्रीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हर स्क्रीन के ऊपर एक ख़ास किस्म की क्लास होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसके अंदर ये चीज़ें किस तरीके से पड़ी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुज़म्मिल को मैं कहता हूँ कि तुम इस लैब में इंचार्ज हो और ये लैब खाली है, इसके अंदर जब भी सामान आएगा तो आपने इस दीवार के बाद शुरू कर देना है, पहले एक चीज़ रखनी है फिर उसके बाद दूसरी, एक लाइन में सबको रखना है, इसको हम बोलते हैं लीनियर लेआउट। तो इसी तरह जो सी क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी कि इनको किस चीज़ को किस तरह से इसके अंदर रखना है, उसको हम कहते हैं लेआउट मैनेजर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडर्न कोडिंग में हमारे पास होता है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट मैनेजर। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट मैनेजर आसान अल्फाज में इस तरह है कि मैं मुज़म्मिल को कहता हूँ कि पहला डेस्क आए तो वो दीवार से 5 मीटर के फासले पे हो। तो जब ये डेस्क को रखेगा तो ये कहेगा डेस्क का जो फ्रंट है वो दीवार की बैक से 5 फुट के फासले पे, दूसरा डेस्क जो आएगा वो पहले डेस्क से 5 फुट के फासले पे हो। तो हर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ किसी न किसी रेफरेंस पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेक्स्ट लेआउट यहाँ पे लिखा है मैंने, ये कौन सा लेआउट मैनेजर है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। ये इसी तरह का काम करते हैं कि मैंने क्या टेक्स्ट व्यू को डालो, रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना इसके ऊपर कंटेंट लिखे उतना इसका साइज हो। इसका साइज कितना है इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसका साइज सिर्फ इतना है जितना टेक्स्ट आप देखिए स्क्वायर इसके इर्द गिर्द है। मैं अगर कहता हूँ कि नहीं ये जितनी भी मेरी स्क्रीन है, अगर ये टैबलेट है तो टैबलेट जितनी चौड़ी हो जाए, अगर ये मोबाइल है मोबाइल जितनी हो जाए, तो मैं कहूँगा इसको मैच पेरेंट, क्या बोलूँगा। अब देखें मैं यहाँ पे फ़र्क आपको दिखाता हूँ, इस कोड को स्प्लिट करता हूँ, ये यहाँ पे आप इसको देखें, थोड़ा सा मैं इधर लाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को कहता हूँ मैच पेरेंट। अब आप देखिए इसकी विड्थ क्या हो गई है, पूरी हो गई है, पूरे विड्थ को मैच कर रही है, समझ आ रही है। एक लाइन के साथ आपने उसको चेंज किया। इसी तरह इसको विड्थ अगर मैंने हाइट भी कर दी तो पूरी स्क्रीन पकड़ लेगा, तो हाइट को मैं इसको नहीं करता, मैं इसको फ़िलहाल रैप कंटेंट पे करता हूँ। इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, साइज़ बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड्रॉयड और क्या होगा टेक्स्ट साइज़,
और इसको डीपी में हम देते हैं, लेट्स सपोज कहते हैं 20 डीपी। आप देखिए उसका साइज़ बड़ा हो गया है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 30 डीपी बड़ा हो गया। ये आप उस वक्त सर्च करके फाइंड कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब गौर से देखें, ये कह रहे हैं लेआउट, इसका लेआउट क्या, आप देखें यहाँ से लकीरें आई हुई हैं, ये इधर से आए हुए। मैं कह रहा हूँ कि इस डेस्क को दीवार से, दीवार की बैक के साथ, तो कहते हैं कि कांस्टेंट इसकी जो बॉटम है, इसका जो बॉटम पोर्शन है वो टू द बॉटम ऑफ द पेरेंट, पेरेंट की बॉटम के साथ इसको कनेक्ट कर दो। अब ये अपना डिस्टेंस खुद ही मैनेज करेगा। इसका जो कांस्टेंट का यहाँ पे देखें, ये वाला ये कांस्टेंट टॉप जो है, इसका जो टॉप है पेरेंट की टॉप के साथ कनेक्ट कर लो। फिर ये एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड, इसको आराम से फिर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। अब ये हमारे पास एक बन गया है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, ये मैंने स्प्लिट मोड में हूँ, ठीक है, ताकि मुझे आपको दोनों नज़र आ रहे हो। इसको मैं डिलीट करूँगा, उससे XML भी आपके लिए डिलीट कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अभी जल्दी से एक ऐप बनाता हूँ, डिज़ाइन मोड में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट व्यू जो है, ये लेबल होता है आपका, जो भी आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रखा, एक मैंने ले दिया प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपके पास जो आप यूज़र नेम, पासवर्ड या जो भी टेक्स्ट फील्ड डालते हैं, ये मैंने एक और क्लिक कर दिया, दूसरा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और एक मैंने ले लिया बटन, ठीक है। अब इनको मैं सेट करता हूँ, मैं इसको लेके कहता हूँ ये टॉप पे इसके साथ इस तरह आ जाए, साइडों पे ये इसके साथ इक्वल स्पेस ले ले, ठीक है। नीचे वाला जो है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको बॉटम में इस टेक्स्ट व्यू के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैंने अलाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम इधर सेट कर लेते हैं। इसकी कनेक्टिविटी नीचे से इसके साथ नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। चलें, इसको मैं नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो रहा इसका। चलें, एनीवेज ये फिर मैं आपको इसकी कोडिंग सिखाऊंगा लेआउट मैनेजर्स के अंदर, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, आप मैन्युअली कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लेआउट आ गया। इसका साइज़ हम बड़ा करते हैं यहाँ से। अब मैं वहाँ मैंने टेक्स्ट साइज़ के थ्रू किया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, टेक्स्ट साइज़, और इधर मैं इसको ज़रा स्प्लिट करके दिखाता हूँ, ये आपके लिए ख़ुद ये बना रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में आके आप कह सकते हैं टेक्स्ट साइज़, यहाँ पे होगा शायद टेक्स्ट साइज़, ये देखें 14 लिखा है, मैं इसको कर लेता हूँ 30 dp, साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, कोड में आते हैं। अभी आपने इसके अंदर बेसिक चीज़ें देनी है। पहली चीज़ क्या है, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू हमारे पास क्या होता है, लेबल होता है, उस लेबल का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे ID, इधर हम वेरिएबल का नाम इस तरह से लिखते हैं @ID, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं लिखता हूँ रिजल्ट। जब 2 नंबर हम ऐड करेंगे उसका रिजल्ट में नाम आ जाएगा। इस वेरिएबल का नाम क्या है, रिजल्ट। लेबल का नाम मैंने रिजल्ट रख दिया। मैं नीचे आ गया, अगर मुझे इसका साइज़ वाइज चेंज करना है या इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सम इज़ इक्वल टू, पहले से लिखा हो तो उसमें पहले से सम इज़ इक्वल टू लिखा होगा, ठीक है। बाकी ये कॉन्स्टेंट लेआउट है और मैंने ड्रैगिंग से जो किया है, हम लेआउट मैनेजर से पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको मैं और डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा आ गया है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, जो ऊपर पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स था, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ T1 ताकि मेरे लिए आसान हो, या मैं कह देता हूँ T1, ठीक है। अब ये चूंकि कनेक्ट हुआ था ऊपर टेक्स्ट व्यू के साथ, तो यहाँ पे उसकी ID चेंज होगी है ना। उसकी ID मैंने ऊपर क्या रख दी है, उसकी ID मैंने क्या रख दी है, रिजल्ट। तो यहाँ पे आके मुझे वो ID ठीक करनी होगी ताकि इनकी आपस में ये एरर ख़त्म हो जाए। तो मैं कह दूंगा ये जो टेक्स्ट व्यू था इसको मैंने कर दिया है
रिज़ल्ट एरर ख़त्म हो जाएगा अभी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे। तीसरा वाला जो है इसको मैं कह देता हूँ ये T2 है, और चूंकि T2 इसके साथ लगा था तो आप देखें ये T2 का नाम अब यहाँ पे भी गलत आ रहा है, और यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट था वो नीचे गलत आ रहा होगा। इसको भी मैं T2 कर देता हूँ ताकि इनका आपस में कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम नीचे आते हैं। अब इधर भी ये गलती आई होगी, नहीं यहाँ पे नहीं आई हुई, चलें अच्छा ये भी ठीक है। चलें हमें एक और चीज़ देखनी है, चूँकि हमने इधर नंबर्स डालने हैं तो हम इनके टेक्स्ट को एम्प्टी छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एम्प्टी छोड़ देते हैं। इनपुट टेक्स्ट दोनों का एम्प्टी छोड़ देते हैं। सेव किया, यहाँ पे आके डिज़ाइन देखा, ये वाला खाली नहीं है, इस वाले को दोबारा देखते हैं। ये सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये इसको क्या, और ऊपर वाले का भी ठीक है। हाँ इधर आके हम आए, ये देखिए दोनों खाली हैं। इधर मैं नंबर डालूंगा, इधर नंबर डालूंगा, जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे समझेगा। इस क्लिक के ऊपर भी बटन की जगह हम लिख देते हैं कैलकुलेट। क्या लिख देते हैं? मैं आपको प्लस का करके दे रहा हूँ, आपने बीच में 4 बटन घर जाके और बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की उसमें प्रैक्टिस हो जाए। पूरा कैलकुलेटर बना देना है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा है? बटन। मैं लिख देता हूँ ऐड, ठीक है, या एडिशन लिख देता हूँ। ठीक है, ये एडिशन आ गया है। इसका साइज़ भी आप टेक्स्ट का बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट का साइज़ है आई थिंक ट्राई करते हैं, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। ये देखिए हो गया। अब मेरे पास लेआउट आ गया है। मुझे पता है कि ये टॉप वाला जो है ये T1 है, ये T2 है, ये रिजल्ट है। तो इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए ना, वो भी हम रख लेते हैं। बटन का नाम हम रख देते हैं B1। क्या रखते हैं? या हम इसका नाम लिख देते हैं ऐड। इस बटन का नाम मैंने क्या रख दिया? अब ये तीनों नाम याद होंगे आपको। चलें अब हम आ जाते हैं अपने XML के अंदर, ये कॉटलिन के अंदर। ये मैंने आपको पहले से समझा दिया है। क्लास है, एक बार फिर सुन लें। पेरेंट से इसको सारी प्रॉपर्टीज़ चलेगी जिसमें ऑन क्रिएट का फंक्शन मौजूद है। हम कहते हैं कि उसको मैं ओवर राइट करना चाहता हूँ, लेकिन पहले पेरेंट वाला रन हो जाए, उसके बाद मेरी स्क्रीन, ये वाला XML जो मैंने बनाया है अभी, वो वाली मेरी स्क्रीन बन जाए। अब ये स्क्रीन कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ नज़र आएगी। मैंने अब इनके एलिमेंट को प्रोग्रामिंग में एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा VAL, डेटा टाइप VAL वो वाला वेरिएबल होता है, एक बार वैल्यू असाइन कर दी फिर उसको आप दूसरे को नहीं असाइन कर सकते, ठीक है, VAR वाला कर सकते हैं। इधर मैं कहता हूँ B1, ये मेरा बटन है, ठीक है, या उसका नाम हमने क्या रखा था? ऐड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, या इस नाम का उस नाम का आपस में ताल्लुक नहीं है। मैंने कह दिया ऐड या B1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जब लिखेंगे फाइंड तो आपके लिए खुद ही लिखा हो जाएगा फाइंड व्यू बाय ID। व्यू आपके पास ये जो बटन है इनको व्यूज बोलते हैं, तो ID के थ्रू व्यू फाइंड करके दो। क्या करो? इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये एक निशान नजर आएगा। इसका मतलब ये है, ये थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूँ, इसको फिल करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल R, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर देखें R लिखा है ना, R डॉट लेआउट डॉट, इसी तरह और डॉट ID रिसोर्सेज में ID में जाओ और उसके अंदर जाके मुझे वो जो बटन था उसका नाम मैंने बटन रखा हुआ है, मैंने चेंज किया है। नहीं वो शायद नहीं, वो अभी देख लेते हैं, ये सेफ शायद ना वो ऐड रखे तो वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ बटन का नाम ऐड है, यहाँ पे हम देखते हैं अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं डॉट, क्यों नहीं आ रहा? तो मेरे ख्याल से सेव नहीं हो रहा सही तरह से, इसको हम कर देते हैं E1। हाँ सेव कर दिया तो यहाँ पे आ गए R.ID.B1। अब मेरा ये B1 जो है यहाँ पे, या ऐड, ये उस बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है,
कि व्यू जो है वो एक जनरल टाइप है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बर्तन। अब बर्तन के अंदर तो गिलास भी है, प्लेट भी है, तो मुझे मेंशन करना है कि वो जो व्यू मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप बटन है। और जो ही आप यहाँ बटन लिखेंगे तो चूंकि इधर इसको पता नहीं है बटन क्या है, इस जगह पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि यार इस बटन को मैं इंपोर्ट करूँ। आप जो ही इंपोर्ट करेंगे इधर ऊपर आपके पास ये इसकी क्लास विजिट क्लास आ जाएगी बटन की इंपोर्ट। अब इस वक्त मेरा ये B1 डायरेक्ट XML के उस बटन के को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस B1 के साथ मैं जो करूँगा वो वहाँ स्क्रीन पे बटन के साथ हो रहा होगा। क्लियर है? बाकी तीन चीज़ें क्या थी उनको मैं लिखता हूँ बारी बारी और से देखें। VAL मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स था, लेट सपोज मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, इसका नाम है एडिट टेक्स्ट, इनको हम एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। r.id डॉट पहला वाला क्या था T1। फिर मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ वेरिएबल टेक्स्ट बॉक्स 2, ये मैं जान के TB2 लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वेरिएबल नाम ज़रूरी नहीं है कि सेम हो जो यहाँ पे, ठीक है ना। इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, इसकी भी टाइप एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट फील्ड को हम कहते हैं, ठीक है ना। r.id डॉट T2। अब हमारे पास जो लेबल है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। क्या बोलते हैं? तो मैं इसमें कह देता हूँ लेट सपोज रिजल्ट उसका नाम भी है, यहाँ पे मैं रिजल्ट ही नाम दे देता हूँ। चलें, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID और ये है टेक्स्ट व्यू जो कि अभी इंपोर्ट नहीं हुआ, अभी इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, देखें। और यहाँ पे मैं लिखूँगा r.id डॉट रिजल्ट। मेरे पास सारे आ गए यहाँ तक। एनी क्वेश्चंस? अब मेरे कोड में डायरेक्ट उन सब का एक्सेस मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज करूँ वो वहाँ पे नज़र आएगी। हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं बटन जब क्लिक हो तो बटन क्लिक होने पे ऐसे हो जाए कि वो लेबल में सम की जगह हेलो लिखा हुआ आ जाए। पहला स्टेप। तो हम बटन को, ये जो क्लिकिंग होती है इसको बोलते हैं इवेंट्स। क्या बोलते हैं? इवेंट्स। तो बटन मेरे पास है क्या, किस नाम से? B1 के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा B1 डॉट, आप लोगों ने जावा में अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा सेट ऑन क्लिक लिस्नर, वहाँ पे हमारे पास वो होते हैं इवेंट लिस्नर्स होते हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करेंगे इसमें याद रहे वो वाला लेना है जिसकी बॉडी बनी है, क्योंकि हमने इधर इस फंक्शन को डिफाइन करना है। इसमें एक ब्रैकेट्स वाला भी होता है। इसको मैंने क्लिक किया, इसके अंदर मैं लिख दूंगा रिजल्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ हेलो लिखो आ जाए, तो मैं लिखूंगा सिंपली रिजल्ट डॉट, उसकी प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे क्या था XML में देख लें। XML में जब मैं इसके ऊपर कोई चीज़ लिखता हूँ, ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, तो इसकी स्क्रीन पे ये भी अब B1 हो गया, सॉरी इसको हमने B1 कर दिया। और कहीं पे तो नहीं चेंज आएगा, सब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा आप देखें इसके अंदर जो स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस वेरिएबल उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। एंड्रॉयड डॉट कोलन टेक्स्ट, इसका मतलब टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे भी मैं कोड में आके लिख दूंगा कि जब बटन क्लिक हो तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट बन जाए सी यू लेटर। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, हमारी डिवाइस देखते हैं डिवाइस क्या करती है। इंस्टॉल होगी डिवाइस एप्लीकेशन, ये लोड हो गई है। मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, क्या लिखा आ गया? इसका मतलब ये है कि मैंने उसको कंट्रोल करना सीख लिया। अब हम आ जाते हैं इस कंट्रोल से इस टेक्स्ट को एक्सेस करना। अब मुझे यहाँ देखिए पता चल गया है इन सब के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो डॉक टेक्स्ट के अंदर पड़ा होता है। तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ, लेट सपोज टेक्स्ट मैसेज 1, टेक्स्ट
मैसेज 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कि टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट लो और इस वेरिएबल में स्टोर करो टेक्स्ट 1 में। इसी तरह टेक्स्ट 2 का वेरिएबल लो और टेक्स्ट बॉक्स 2 से लेके मुझे इसमें डालो। तो इसके अंदर जो भी आपने टाइप किया होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, इसमें जो टाइप किया होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं है, इसमें मैं इंटेंशनली आप लोगों को थोड़ी सी मिस्टेक है बीच में, वो मैं समझाता हूँ। और मैं रिजल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में हम डाल देंगे टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2, ठीक है। और इसमें इशू आ रहा है, ये क्यों इशू आ रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम टेक्स्ट देते हैं टेक्स्ट की वैल्यू तब हम डॉट टेक्स्ट लिख देते हैं क्योंकि उसके आगे हम स्ट्रिंग दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं तो उसके साथ यहाँ पे हमें लिखना होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, तब जाके ये काम करते हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे वापस दो। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक लॉजिकल मिस्टेक आने वाली है, इसलिए मैं इंटेंशनली आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, इधर लिख देता हूँ मैं 23। 12 और 23 को जब जमा करूँगा तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू क्या लिखा आ रहा है 12 एंड 23, ये आपस में कंकैटिनेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मैं या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ टू इंटीजर, लेकिन ये बाज़ स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उनको कि यार ये क्या इतनी बड़ी कमांड लिख ली है। तो हम इसको ज़रा आसान करके लिख देते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं वेरिएबल x के अंदर स्टोर कर दो जो टेक्स्ट 1 था उसको 2 इंट कर दो, और वेरिएबल y को कर दो टेक्स्ट 2 डॉट 2 इंट, और आप एक ले लो वेरिएबल सम इज इक्वल टू x प्लस y, और सम इज इक्वल टू, अब हम उसमें प्लेस होल्डर डालेंगे। अगर आपको याद हो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि सम की वैल्यू इसके अंदर इधर ले आओ, ठीक है, और ये रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट हमारे पास ही आ जाएगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ फिर देखते हैं क्या आता है। बल्कि इसके अंदर एक थोड़ा सा इशू ये है कि ये टेक्स्ट इनका बड़ा छोटा आ रहा है, इनका टेक्स्ट हम बड़ा कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट व्यू है ना, इनमें भी टेक्स्ट साइज़ 30 dp कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसके अंदर भी इसको 30 dp कर लेता हूँ और टेक्स्ट 2 में भी इसको 30 dp कर लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी हो जाएगी। ये आ गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, इसके अंदर लिख देता हूँ 23। जब मैं एडिशन करता हूँ तो इन दोनों को, ओहो यहाँ मैंने गलती कर ली है, कोई ये क्रैश हो रहा है, मैंने कोड में गलती की है कोई। रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट डॉलर सम ही है। अच्छा, शायद इसका नाम मैंने इसको हम करके देखते हैं। क्योंकि गलती कर रहा हूँ मुझे लगता है, या मैं इनको VAL करना है इनको भी। यहाँ पे इशू आ रहा है और ये इसका इशू है आई थिंक।
दो टेक्स्ट आ गए और तो एक्स वाई होना चाहिए। पहले बगैर उसके ट्राई करते हैं। ये इसको एक्सेस नहीं कर रहा रिज़ल्ट को, इसको हम देखते हैं, थोड़ा इसको पॉज करते हैं बेटी कि रिज़ल्ट मैंने लिए कि जो टेक्स्ट 1 है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और टेक्स्ट 2 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और इन दोनों के जवाब को क्या कर लो, इनको सम करने के बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। वो मैंने रिज़ल्ट को दिया, अब ये काम कर रहे हैं। हालांकि इसको करना चाहिए, ये लॉजिक बेसिक ही है कि अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कह देता हूँ x प्लस वाई और x प्लस वाई को मैं कह दूँ वेरिएबल x इज़ इक्वल टू ये और वेरिएबल y इज़ इक्वल टू ये, तो इन दोनों को जमा करो तो ये जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। वो उसके साथ मेरे ख्याल से सम को कंकैटिनेट करने में मसला कर रहा था, ठीक है, सम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, वो कंकैटिनेशन का सारा इशू था। एनीवेज इसको घरों में जाके मैं आपके साथ